चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव ने भेंट की है और इस मौके पर राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, प्रगतिरत रेल परियोजनाओं और भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। और ऐसे में भेंट के दौरान डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उत्तराखंड राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये मुलाकात की तस्वीरें भी तमाम ऐसे विषय जिस पर चर्चा भी इस दौरान हुई। आगे बढ़ेंगे जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह से ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन ने मुलाकात की और ऐसे में सैन्य अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहम्मद सैन्य अस्पताल के संबंध में राज्यपाल से बातचीत करते हुए नजर आए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान तमाम ऐसे विषय जिस पर दोनों के बीच में बातचीत हुई। सैन्य अस्पताल को लेकर चर्चा की गई। सैन्य अस्पताल के संबंध में राज्यपाल से यहाँ पर चर्चा हुई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने। तो सैन्य अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर प्रफुल्ल की मुलाकात हुई राज्यपाल के साथ और ऐसे में सैन्य अस्पताल के संबंध में राज्यपाल से चर्चा भी की गई। इसके अलावा तमाम बातचीतें इस दौरान हुई और ऐसे में ये तस्वीर भी मुलाकात की हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन और राज्यपाल की ये तस्वीरें आपके सामने, मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ जाते बात पौड़ी की करेंगे जहां नर्सिंग कॉलेज का नाम बदला गया है। ऐसे में ढोब राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया। सीएम धामी के निर्देश पर नाम बदला गया है। अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज अब इसका नाम रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता भंडारी के नाम पर ये अब नया जो नाम होगा इस कॉलेज का वो रखा गया है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला और ऐसे में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज का ये नाम रखा गया है। तो पौड़ी में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम फिलहाल बदल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला। जैसे अंकिता भंडारी जी के नाम पर ये नर्सिंग कॉलेज को किए जाने के संबंध में उनके माता पिता की भी इच्छा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश भी दिए गए थे, जिसके क्रम में 8 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी हो चुके हैं। और उस शासनादेश के क्रम में जो हमारा डोप श्रीकोट का नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम उसके गेट पे मॉडिफाई करके अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज उसका नामकरण हो चुका है और अब आगे ये हमेशा कॉलेज उसी नाम से जाना जाएगा। तो वहीं राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों के जरिए अपने अपने राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की गई और इस मौके पर जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य की झांकी इस वर्ष आत्मनिर्भर उत्तराखंड थीम के अंतर्गत भारत पर्व में प्रदर्शित होगी। ऐसे में भारत पर्व के आयोजन के दौरान 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन भी किए जा सकेंगे। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और झांकी के नोडल अधिकारी के चौहान ने बताया कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड झांकी के ट्रैक्टर सेक्शन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल और रणसिंघिया की आकर्षक तांबे की प्रतिकृतियां और जो कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शिल्पी कारीगरों की कलात्मक महारत का प्रतीक होगी। वहीं किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ की बेटे पर कथित हमले मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विधायक बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ ने अपने मित्र इंदर के साथ मिलकर खुद ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसकी साजिश रची। विधायक ने इस मामले को लेकर सार्वजनिक माफी भी मांगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि विधायक के साथ ही कांग्रेस के उन सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जो सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे।
बेहड़ के बेटे ने खुद पर हमले का रचा ड्रामा। कांग्रेस एमएलए ने माफी मांगी, बीजेपी का हंगामा। मामले के खुलासे से कांग्रेस की किरकिरी। सरकार को घेरती कांग्रेस खुद सवालों में घिरी। 18 जनवरी को किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पर कथित हमले के मामले से सूबे की सियासत गर्मा गई थी। बताया गया कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर जानलेवा हमला किया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। विधायक बेहड़ के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का उदाहरण बताकर प्रदेश सरकार को घेरा था। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ ने अपने दोस्त इंदर के साथ मिलकर खुद ही पूरे घटनाक्रम की साजिश रची। विधायक ने कहा कि सौरभ ने अपनी पत्नी से अलगाव के चलते लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए ये पूरी घटना का ड्रामा रचा। विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें सच्चाई की जानकारी पहले नहीं थी। विधायक ने इस मामले को लेकर सभी लोगों से माफी मांगी है और अपने बेटे से संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि बीते 3-4 दिनों से ऊधम सिंह नगर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर लगातार बेबुनियाद आरोपों के सहारे राजनीतिक माहौल गरमाया गया। सरकार और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए। ऐसे में अब इस खुलासे के बाद विधायक बेहड़ के साथ ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जो और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कि मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस बिना सोचे समझे जब कुछ बोलती है और बयान देती है, उन्हें सिर्फ एक ही, जैसे कहते हैं ना, सावन का अंधे को केवल हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही कांग्रेस को जब भी कुछ होता है तो उन्हें जो है सिर्फ जो कटघरे में खड़ा करना है वो भारतीय जनता पार्टी को करना है, वो उत्तराखंड की सरकार को करना है। मुझे लगता है उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की आज ज़रूरत है। और सिर्फ तिलकराज बेहड़ जी ने तो कहा ही, अपना वक्तव्य रखा कि वो बड़े शर्मिंदा हैं इस इंसिडेंट पे, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के हर नेता जिसने इस पर बयान किया था उसे शर्मिंदा होना चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड और काशीपुर किसान आत्महत्या मामले को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पर कथित हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधना तेज कर दिया था। लेकिन विधायक के बेटे के ही हमले का ड्रामा रचने का खुलासा होने से कांग्रेस की किरकिरी हो गई है। वहीं इससे बीजेपी को कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं तिलकराज बेहड़ के बेटे पर हमले के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ। खुद कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जानकारी दी उनके बेटे ने हमले की साजिश खुद रची थी, ये उन्होंने कहा। और इस मामले में पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऊधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पूरे मामले की जानकारी दी। तो विधायक के बेटे ने खुद ही हमले की साजिश रची और उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थी, और अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विधायक के बेटे ने खुद ही हमले की साजिश रची थी, अपने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो विधायक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई। इंदर नारंग नाम का एक लड़का जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मार पिटाई कराई।
इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो वही खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में IIM काशीपुर के निदेशक डॉक्टर नीरज द्विवेदी ने शिष्टाचार भेंट किया। और ऐसे में डॉक्टर द्विवेदी ने राज्यपाल को IIM काशीपुर द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता अनुसंधान और उद्योग शिक्षा सहयोग के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। ऐसे में राज्यपाल ने शिक्षा को नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने पर बल दिया। तो चलिए आगे बढ़ जाते। खबर विकास खंड से है, जहां अगस्त्य मुनि के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बीना में कार्यरत प्रवक्ता प्रभाकर थपलियाल की तबियत विद्यालय में कार्य के दौरान ही अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरी परीक्षण में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने की पुष्टि हुई और जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई। गंभीर हालत में फिलहाल बीमार शिक्षक प्रभाकर थपलियाल को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। एम्स ऋषिकेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। स्कूल पहुंचने के परिसर में उनको ये ब्रेन स्ट्रोक आया है और बेहोश हो गए थे वो, तो उनको यहाँ रोहतक में लाया गया और मुझे सीधे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने कहा ये एम्बुलेंस की सुविधा है, डीएम से कहीं संपर्क किया जाए। मैंने आपसे संपर्क किया कुलदीप राणा आज़ाद से, और आप ही से मैंने मेरे पास आशा नोटियाल जी का नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से चौधरी जी का बड़ा प्रयास रहा है, आशा नोटियाल जी का, और सबसे बड़ा प्रयास जो रहा है वो कुलदीप राणा आज़ाद का रहा है, जो यहाँ पे स्थानीय भी हैं और जो लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे थे शासन से, और ये पूरी व्यवस्थाएं जो कराने में जो आपने योगदान दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह 9 बजे के लगभग हमें सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो इसलिए हमने आपस में समन्वय करके और जिला प्रशासन ने तत्काल हेली एम्बुलेंस को मंगाया और जिससे उसको अभी ऋषिकेश एम्स के लिए भेज दिया गया है। तो चंपावत जिले में पिछले 4 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं होने बुजुर्ग और बच्चों के लिए मुसीबत बन चुका है। जिले के पर्वतीय क्षेत्र के कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें लोहाघाट जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बुजुर्गों को सांस लेने में इस दौरान दिक्कत आ रही है, जहां उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन दी जा रही है। तो सांस लेने में दिक्कत है रे एक काम करना, ये जब भी आमा बोलेंगे चक्कर आएंगे। आजकल की जैसा कि लोहाघाट में शाम का टेम्परेचर तो बहुत ही कम हो जा रहा है और बारिश भी इस साल नहीं हुई है, तो जिस कारण से कि बच्चों में कॉमन कोल्ड और निमोनिया के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चों को सुबह शाम में स्पेशली उनको टोपी पहना के रखिए, कपड़े अच्छे से पहना के रखिए, और या तो हीटर का प्रयोग करिए, नहीं आग जलाते भी हैं तो घर के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों में निमोनिया और सांस के समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इंदर नारंग नाम का एक लड़का जो कि आजकल की जैसा कि लोहाघाट में शाम का टेम्परेचर तो बहुत ही कम हो जा रहा है और बारिश भी इस साल नहीं हुई है। अभी जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, उनकी थोड़ी नाजुक रहती है। वो और बच्चे ये थोड़ा नाजुक माने जाते हैं। बाकी जिनकी सांस की बीमारी पहले से है या किसी को हृदय रोग पहले से है, उनको थोड़ा स्पेशल केयर देनी पड़ेगी कि जैसे सूरज ढल जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा घर से ना निकले, प्रेफर करें ना निकले, है ना, और थोड़ा हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें, अलाव वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कि गर्मी रहे आसपास। बुजुर्गों का ध्यान रखें कि खाने पीने की उन्हें अच्छे फल फ्रूट्स खिलाएं, ताकि जो है अच्छी रहे, सेहत ठीक रहे, हल्की बहुत बीमारी भी ना हो। थोड़ा सर्दी वगैरह की हवा वगैरह से बचाएं, क्योंकि दिन में भी आजकल काफ़ी सर्द हवा चल रही है। धूप में बैठ सकते हैं, जितना हो सकता है उन्हें धूप में बैठाने की कोशिश करें। तो मसूरी में हुए दर्दनाक हादसे में देहरादून निवासी एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान गहरी खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोगों को 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस हादसे से एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में लापरवाही और सेल्फी के बढ़ते जुनून को लेकर
सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें। तो वहीं लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में सुबह खटीमा से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार बापरू से कुछ आगे सड़क में पड़े पाले में रपटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पाले में फिसलती कार क्रैश बैरियर से जा टकराई। कार के क्रैश बैरियर से टकराने से कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवार व्यक्ति को फिलहाल मामूली रूप से चोटें आई हैं। तो वही खबर अब देहरादून से है, जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम चारधाम यात्रा में अहम भूमिका निभाता है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है और पिछले साल कई गेस्ट हाउसों में मरम्मत का काम भी कराया गया था और इस बार भी बचे हुए गेस्ट हाउसों और आपदा से प्रभावित स्थानों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में GMVN के प्रबंधन निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम को निर्देश जारी किए कि जिन गेस्ट हाउसों की मरम्मत बाकी है उनके तत्काल प्रस्ताव तैयार किए जाएं और उनकी मरम्मत कराई जाए। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं रेस्ट हाउसेज उनको ठीक कराना है उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रही है। तो वहीं श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी में श्री राम सेवा समिति द्वारा ग्रीन चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और इसमें पहले भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लिया। जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी हमारा 2024 में, तो स्थापना वर्ष में ही स्थापना दिवस के दिन से ही हमारा कुंडली में राम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पहला भंडारा किया गया था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम इस भंडारे को यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि हमारे मसूरी में पूरे देश में सुख समृद्धि शांति और एकता बनी रहे। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बोलिए या साधु संतों का या पूरे समाज का यही विजन है कि श्री राम हमारे जो है वो हमारी एकता का सूत्र बने और वही सूत्र आप आज यहाँ देख रहे होंगे कि पूरी मसूरी के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु अपना प्रसाद ग्रहण करने आए और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जब से भंडारा खुला है तब से यहाँ जुटे हुए। उसी टाइम हम लोगों ने ये श्री राम सेवा समिति बनाई हर साल के 200 साल अभी यहाँ तक पहुँचने में और अगर शायद मोदी जी ना आते भाजपा ना आती तो ये आज भी नहीं होता था क्योंकि कांग्रेस से कभी भी नहीं करने वाला क्योंकि उन्हीं के सारे बीज बोए हुए थे उससे एक समुदाय के पक्ष चलते हैं अन्यथा उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई है ही नहीं मतलब उनमें चाहते ही नहीं। ज़्यादातर इनका जो है दूसरी जातियाँ हैं जैसे कि सफ़ेद बोलूँ तो मुस्लिम पे ज़्यादातर चलते हैं और जो अपने हिंदू है जो कि 90% है उनको ये नकारते हैं, इसलिए आज इनका ये हाल है। पर क्या मानते हैं आज भीड़ बहुत है तो लोग लगातार राम की आस्था में लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये आस्था का ही है। आस्था का सजाव था 12:30 बजे हमने शुरू कर दिया था और अभी तक चल ही रहा है। 500 सालों की जो इस्लामी दूर से आज़ादी धार्मिक तौर पर हमें मिली है और उसका जो आज उत्सव हम मना रहे हैं 22 तारीख को तो राजनीतिक तौर पे नहीं लेकिन धार्मिक तौर पर और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ सभी लोग भंडारा प्राप्त करें और सभी लोग इस उत्सव को मनाएं। यहाँ पर राम सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि प्रसाद सभी ग्रहण करें। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गुरुवार रात से एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये प्रभाव उत्तराखंड में आएगा, जिसमें राज्य में व्यापक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। तो वहीं 23 जनवरी को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा, जबकि 24 जनवरी तक इसका असर बना रहेगा। विक्षोभ एक्टिव हो गया है अभी जो है अभी जम्मू कश्मीर के ऊपर खासतौर से एक्टिव है। आज
तो हमें ऐसा उम्मीद है आज रात तक, और जो है इसका असर जो है उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिलों में हो सकता है। कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो, और कुछ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उत्तरकाशी के, खास तौर से 2800 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले हैं, वहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से, जहां महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी सुनीता गावटे के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से वहां पर मौजूद रही। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। उत्तराखंड एक देवभूमि है, वैसे ये सैनिकों की भूमि है। इस भूमि को यहाँ पर आप पैर रखते मैं सलाम करती हूँ। हम यहाँ पे संगठन के लिए आए हैं। हमारा महिला संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो, वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक बिल्कुल मजबूत हो। जो कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में काम किए थे, मनरेगा जो ग्रामीण रोजगार दिया था, उसमें महिला और पुरुष दोनों की अधिक मजदूरी मिलती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा काम जल संधारण के हो, ये सड़क के हो, यहाँ पर होते थे। मनरेगा ये जो है कांग्रेस की पहचान है। जो मजदूरों का हक है काम मिलने का, वो हक उनको मनरेगा ने दिया है। जो बीपीएल के तहत नीचे जो थे उनको अंधान यानी कि अंधान और आर्थिक रूप से उनको मदद की जाती। 60-40 का रेशो था। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय जो महासचिव हैं सुनीता जी, हमारी प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आई हैं। आज हम लोगों ने परसों कुमाऊं मंडल की बैठक रखी थी और आज गढ़वाल मंडल की बैठक है। हम लोग आगे आने वाले 2027 के चुनाव में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज रहेगी, उस पर एक विस्तृत चर्चा। और उसके बाद जो आने वाले महीनों के जो हमारा कार्यक्रम है, जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं, जो पिछले 9 साल में जिस तरीके से भाजपा से हमारा पूरा प्रदेश पीड़ित है, उन सब चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। और आने वाले जो 1 साल है उसमें हम पूरी तरीके से महिला कांग्रेस को लोगों के बीच में कांग्रेस की उपलब्धि और भाजपा की नाकामियों को लेके जाएंगे। तो वही खबर देहरादून से, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य समान वेतन का फैसला लिया गया, जिसके बाद कर्मियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। और वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार सिर्फ झूठे दावे और वादे करती है, जिस पर भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कांग्रेस पर पलटवार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना किया हुआ वायदा कर्मचारियों के साथ निभा रहे हैं। ये उपनल कर्मचारियों से तो एक शुरुआत भर है। राज्य के अन्य विभागों के जो हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, उन सब के हित में निर्णय निरंतर लिए जा रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस समझाए क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री की सरकार है, तो युवा मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और एक के बाद एक निरंतर निर्णय लेते चले जा रहे हैं।